चूँकि फिजिक्स मेरा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट था, तो मेरे एक मित्र ने मुझे सुझाव दिया ना कर लेंगे तो इससे अच्छा कि आपके पीसीएस भी बैठ सकते हैं, आईएएस बैठ सकते, पीसीएस भी बैठ सकते, यूएनयू भी करते थे, सिविल भी करते थे, क्रिमिनल भी करते थे। अस्सी से मोटर क्लेम का पहला केस मुझे मिल गया। पहले नोशनल इनकम 15,000 रुपया माना जाता था, अब नोशनल इनकम 5 लाख। गलती किसी की भी हो, इस पर विचार ही नहीं करना है, केवल घटना साबित करना रहता है कि प्राइवेट कार आपका है या प्राइवेट आपका जीप है, ठीक ना, आपका कोई या ट्रैक्टर आपका प्राइवेट है, प्राइवेट व्यक्तिगत काम के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें एलएमबी लाइसेंस आपका काम करेगा। कि आप पहले पेमेंट कर दीजिए, जो पीड़ित व्यक्ति पैसा ले लें और उस पैसे को आप वाहन स्वामी से रिकवर कर लीजिए। डिलीवरी वैन भी जो है हल्के वाहन में है। प्रतिकर का जो आधार है आय, उम्र और पारिवारिक आश्रितता। अगर गृहिणी है तो भी गृहिणी है तो भी उसका एक इनकम माना जाएगा। हर जिले में कम से कम एक जो है बार काउंसिल का सदस्य होना चाहिए। शौक क्या था जो है क्या देखते थे? अच्छा, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, हमारे बारे में कोई भी व्यक्ति क्या विचार रखता है, क्या सोचता है, इसकी चिंता हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि दूसरा क्या सोच रहा है हमारे बारे में उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन जो हमारा कार्य और व्यवहार है उस पर हमारा नियंत्रण होता है, और जो हमारी पहचान होती है वो हमारे कार्य और हमारे व्यवहार ही हमारी पहचान बनते हैं। तो जो कुछ भी हम करते हैं उसका जो संग्रह होता है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करता है। आज हमारे साथ लाल बहादुर मल्ल जी हैं हमारे साथ, जो अधिवक्ता हैं। आप उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर ज़िले के सिविल कोर्ट में आप वकालत करते हैं। तो आज हम आपसे बात करेंगे। मल्ल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। जैसा कि हमने बताया कि जो हमारे कार्य और व्यवहार हैं वही हमारी पहचान होते हैं। वही हमारी पहचान होती है। तो मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आपके माता पिता का क्या नाम है और आपका जो मूल स्थान, जो जन्म स्थान है, उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरे पिताजी का नाम है स्वर्गीय श्री सुदामा मल्ल। अच्छा, ठीक है। 2017 में वो एक्सपायर कर गए, सितंबर महीने में। और मेरी माता का नाम है स्वर्गीय श्रीमती बेला देवी। हमारा जन्म स्थान यही है, गोरखपुर जनपद में ही। अच्छा। ग्राम बरसैनी, कसिया रोड, गोरखपुर। अच्छा। तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा हमारी वही गांव के बगल में बरसीला रोसड़ गांव है, वहाँ एक राजकीय प्राइमरी स्कूल है, ठीक। अच्छा। वहाँ से हमारी प्राथमिक शिक्षा मेरा वहीं से कक्षा 5 तक मैं वहीं पढ़ा हूँ। यह 7-8 जो पढ़े हैं सिरसिया नंबर 2 जो कुशीनगर जनपद में पड़ेगा। हाई स्कूल मेरा है, एजुकेशन है लेडी पर्सन और इंटर कॉलेज बसीला सदानगर गोरखपुर। 1973 में मैं वहाँ से हाई स्कूल पास आउट हूँ। अच्छा अच्छा। उसके बाद मैं इंटरमीडिएट करने के लिए मैं गोरखपुर में दयानंद इंटर कॉलेज में मैं यहाँ मेरा एडमिशन हो गया, ठीक है। तब से मैं गोरखपुर में ही 1973 से मैं गोरखपुर में ही। अच्छा, तो स्नातक भी आपने गोरखपुर से किया? स्नातक मैं सेंट्रल डिग्री कॉलेज गोरखपुर से मैं किया हूँ। अच्छा। बीएससी किया हूँ मैथमेटिक्स। अच्छा अच्छा। और आपका विधि स्नातक आपने कब किया? विधि स्नातक मैं 3 साल का, मैं 81 के बैच का हूँ, किया फाइनल किया हूँ। अच्छा, तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है? रजिस्ट्रेशन मेरा जो है सन 83 में हुआ है। अच्छा, क्योंकि सेशन लास्ट चल रहा था, हम लोग का एग्जाम जो फाइनल एग्जामिनेशन 82 में हुआ है। अब 82 के लास्ट में हम लोग को सर्टिफिकेट मिले हैं और 83 में मेरा रजिस्ट्रेशन जुलाई में हुआ। अच्छा अच्छा। और जुलाई में रजिस्ट्रेशन होने के बाद सन 1984 से मैं प्रैक्टिस में रेगुलर रूप में आना शुरू किया। तो आपके पिताजी कितने भाई थे? पिताजी मेरे सगे 4 भाई थे, सबसे बड़े मेरे पिताजी थे। अच्छा। उसके अलावा उनके 3 छोटे और भाई हैं, जिसमें 2 लोग एक्सपायर कर चुके। मेरे पिताजी, उनसे छोटे वाले एक्सपायर कर चुके हैं। अच्छा। तीसरे चौथे नंबर के मेरे चाचा वो जिंदा भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप कितने भाई और बहन हैं? मैं पिताजी का अकेले हूँ। अच्छा। और मेरे 3 चाचा, उन लोगों को मिला करके कुल 2, 4, 6 भाई हैं। यानी आप अपने पिता की हम अकेले इकलौती औलाद हैं? कोई बहन नहीं? आप बहन थी, मेरी बहन जो है। अच्छा। 2 बहनें, दोनों एक्सपायर कर चुकी हैं। मेरी शादी हुई है 1978 में। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे हमारे 3 हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की। अच्छा अच्छा। बड़े लड़के जो हमारे हैं डेंटल सर्जन हैं। अच्छा। उनका नाम अरुण प्रताप मल्ल है। अच्छा। और उनकी क्लिनिक भी पासपोर्ट ऑफिस के 50 कदम उत्तर दिशा में उसी लाइन में है। अच्छा, डेंटिस्ट हैं? हाँ, BDS है। BDS है। अच्छा अच्छा। और वो भी शादीशुदा हैं। उनकी पत्नी भी जो है
आपके आयुष्मान भारत इस योजना के अंतर्गत जो है जिला प्रोग्राम अधिकारी हैं वो। यानी वो भी चिकित्सक हैं? वो भी चिकित्सक हैं। नंबर एक लड़की मेरी थी, वो कंप्यूटर साइंस से बीटेक की है। अच्छा। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस समय गाजियाबाद में वो अपना बढ़ा रही है। अच्छा। छोटे लड़के भी हमारे केमिकल से बीटेक हैं। अच्छा। और वो भी जो मथुरा जनपद में अच्छा, वो इंजीनियर एक फैक्ट्री में। अच्छा अच्छा। आपकी पत्नी गृहिणी हैं या हमारी पत्नी गृहिणी है। इसे वकालत में आने की जो इच्छा आपकी थी, आपकी थी? वकालत में एक्चुअली आने के लिए किसी की इच्छा नहीं थी, इच्छा हुआ अचानक में इच्छा बदला। अच्छा। एक्चुअली मैं जब बीएससी किया तो मैं एमए एंशिएंट हिस्ट्री से भी फार्म भरा था, लॉ का भी भरा था, एमएससी फिजिक्स से भी भरा था। चूँकि फिजिक्स मेरा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट था, इस नाते एमएससी मैंने फिजिक्स से बेहतर समझा। लेकिन ये है कि लॉ में और एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट में लिस्ट पहले आउट हो गई। अच्छा। और फिजिक्स के थोड़ा बाद में हुआ। तो मेरे एक मित्र ने मुझे सुझाव दिया, मेरा सहपाठी थे। अच्छा। कि ऐसा है कि एमएससी मान करने के बाद ना हार्ड वर्क करने के बाद रिजल्ट की गारंटी नहीं है, नौकरी की गारंटी नहीं है कब क्या होगा। ठीक है। और एंशिएंट हिस्ट्री से एमए कर लेंगे तो आईएएस पीसीएस में बैठेंगे या टीचर होंगे, उसकी गारंटी नहीं क्या होगा। तो आप अपने मित्र के कहने पर? हाँ, मेरे मित्र जो है मेरे सहपाठी हैं गाँव वाले में हैं। अच्छा। उन्होंने कहा मेरे विचार से लॉ कर लेंगे तो इससे अच्छा कि आपके पीसीएस भी बैठ सकते हैं, आईएएस बैठ सकते, पीसीएस भी बैठ सकते हैं, यूपी में बैठ सकते, कई दरवाजे खुल जाएंगे आपके लिए। ठीक है। और नहीं सब कहीं नहीं गुजारा तो कम से कम कचहरी हम लोग का रहेगा। तो जब आप कचहरी में आए तो कौन सा क्षेत्र आपने पकड़ा? फौजदारी? देखिए, कहने पर मैं स्टार्टिंग में मेरे सीनियर जो थे ओम प्रकाश श्रीवास्तव थे। अच्छा अच्छा। ठीक। जहाँ मैं बैठता हूँ वहीं पर जो रमाप शुक्ला के सटे पश्चिम तरफ वो पूरब तरफ बैठते थे। वो तो अब है नहीं, एक्सपायर हो चुके। वो चूँकि हमारे सीनियर साहब जो है आपका रिवेन्यू भी करते थे, सिविल भी करते थे, क्रिमिनल भी करते थे। 1986 में अपना अलग जो है अपना अच्छा इंडिपेंडेंट आपने इंडिपेंडेंट शुरू कर दिया। और 87 से मोटर क्लेम का पहला केस मुझे मिल गया। मुझे जानकारी विषय में कुछ थी नहीं, मैं शुरू कैसे करूं। तो मैंने एक वकील साहब थे गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव। अच्छा अच्छा। तो अब है एक्सपायर कर चुके। उनका एक मुंशी, उनको मैं किसी केस में देखा था मोटर क्लेम को मैं कि एक पार्टी की तरफ से वो थे। तो वही मुझे याद था, मैंने मुंशी से कंसल्ट किया कि ऐसा है कि इसमें मोटर क्लेम दावा का एक प्लेंट कापी हमको दे देते। हाँ, तो मैं भी शुरू करता। तो हमको ला के प्लेंट कापी दे दिया। मैंने उसको पैसा भी दे रहा था, पैसा नहीं लिया। जगह रहा वकील आपसे पैसा मैं लूँगा। प्लेंट कापी माया पर, चूँकि मैं सिविल का प्रैक्टिशनर था तो पकड़ हम लोग की जो है इस पर ड्राफ्टिंग पर पकड़ हम लोग की तेज थी। तो मैं तुरंत इसको कैच कर लिया, कैसे किसको कंडक्ट किया जाएगा। उसी समय श्री गणेश 87 से मुझे हुआ। तब से धीरे धीरे केस हमको तब से लगातार मिलते गए। एमएससीटी की तो वो भी कहते सिविल क्रिमिनल दोनों करते रहे। अच्छा। छोड़े नहीं। सिविल तो हम छोड़े कर समझिए कि 2000 तक सिविल करते रहे हम। 2000 बाद सिविल छोड़ दिए क्योंकि जब वर्क बढ़ गया, समय नहीं मिला तो मैं सिविल छोड़ दिया। जो एमएससीटी की वकालत है, तो अब तो वर्तमान स्थिति में तो एक्ट में तमाम सारे संशोधन हो गए हैं। हाँ, संशोधन पहले देखिए हम लोग शुरू में कचहरी में आए तो 1988 में 88 में नया मोटर व्हीकल एक्ट बना। अच्छा। उसके पहले भी था मोटर व्हीकल एक्ट। तो उस समय बहुत कम लोग प्रैक्टिस में थे। हाँ, मैं समझता हूँ गोरखपुर में 4 ही 5 लोग रहे होंगे। अच्छा। ठीक है, 4-5 लोग मुश्किल से रहे होंगे। एक रतन चंद्र अग्रवाल थे प्रथम, उसके एक अंजनी सिन्हा थे, शिवकर पांडे थे, एक मैंने भी आगे बीच में, और भी लोग धीरे धीरे बढ़ते गए लोग। अच्छा। तो उस समय जो है अमाउंट कम मिलते थे उस ज़माने के हिसाब से, फिर भी वो सफिशिएंट थे उस समय के हिसाब से। अब ये हुआ कि 1988 में एक्ट का संशोधन हो गया, बहुत कुछ परिवर्तन हो गया, क्वांटम भी बढ़ा दिए गए कंपनसेशन का। अच्छा। और लेकिन ये एक्ट लागू हुआ 89 से, जुलाई 89 से, जुलाई 89 से लागू हुआ। अच्छा। ये एक्ट बना 88 में, लगा हुआ 89 से। अच्छा अच्छा। फिर वो एक्ट जो आपका 1994 में जो है अमेंड हो गया। कुछ पोर्शन जो उसमें कुछ डिफेक्ट जो थे देखने में, वो डिफेक्ट को दूर करके 94 में ख़त्म कर दिया उसको। अच्छा। जैसे था उसमें लिमिटेशन पर मुकदमा जो है, पहले था लिमिटेशन था, कम था, 6 महीने का था। अच्छा। 6 महीने के शुरुआती दौर में शुरुआती 6 महीने के अंदर दाखिल कीजिए। अगर 6 महीने के अंदर सबमिट नहीं कर पाए तो 6 महीने का आपको ग्रेस पीरियड मिलता था, डिले कंट्रोल करने के ग्राउंड देते हुए आप दाखिल कर एडमिट हो जाता था। मैं मान के चलिए साल भर हो गया। अच्छा। अब 1994 में अमेंड कर दिया गया, लिमिटेशन पॉइंट को हटा दिया गया। अच्छा। कि आदमी कभी भी केस दाखिल कर सकता है, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति जो है उसके मान ले बच्चे कोई बंगलोर में एक्सीडेंट हुआ, कहीं दिल्ली में एक्सीडेंट हुआ, कहीं कलकत्ता में एक्सीडेंट हुआ, तो उनको उस पेपर कलेक्ट करने में ही, अब उनको नॉर्मल होने में ही समय लग जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से शासन ने सोचा कि भाई ये है जनहित में ठीक नहीं है, लिमिटेशन हटा दिया गया। लेकिन इस लिमिटेशन का बाद में कहीं कहीं मिसयूज होने लगा।
मिसयूज होने लगा, इस नाते उसको फिर से 1999 में जो है 2019 में फिर अमेंडमेंट हो गया, और वो अमेंडमेंट ला करके फिर लिमिटेशन जो है वो फिर उन्होंने रख दिया 6 महीने का। अच्छा, 2019 में फिर जो है वो फिर संशोधन हो गया और उसको जो है 6 महीना कर दिया गया। कुछ और चीज़ है, कंपेंसेशन पर भी परिवर्तन कर दिया गया है। अच्छा, पहले नेशनल इनकम जो है आपका 15,000 रुपया माना जाता था, ठीक ना, अब नेशनल इनकम 5,000 मान के चला जाएगा, अब 5 लाख। अच्छा। 1 साल का। हाँ, एज के जो भी हो, एज के कोई बात नहीं है। अच्छा, नेशनल अब नेशनल इनकम होता है जिससे कि होता है मिनिमम अमाउंट जो होता हुआ है। अब जैसे मान लीजिए, अब इसमें 2 धाराएं हैं जिसमें हम लोग केस दाखिल करते हैं। अच्छा, एक होता धारा नए संशोधन एक्ट के हिसाब से, एक धारा 164 है और एक धारा 166 है। अच्छा, अब 164 में वो केस हम दाखिल करते हैं जिस वाहन से हम यात्रा कर रहे हैं उस वाहन चालक की कोई गलती नहीं है। अच्छा, अन्य मृतक की गलती, मतलब इसमें किसकी त्रुटि है कि चालक गाड़ी चलाने में, तो गलती किसकी है, रंग किसके साइड हुआ है, ये नहीं, ये प्रश्न नहीं उठेगा। प्रश्न उठेगा घटना हुई या नहीं हुई, केवल उसमें इतना ही प्रूफ करना पड़ता है 164 में, और उसमें 5 लाख रुपए का प्राविधान है देने का। अच्छा, ठीक है, गलती किसी की भी हो, इसको इस पर विचार ही नहीं करना है, केवल घटना साबित करना रहता है कि फला गाड़ी से दुर्घटना हुई। ठीक है। अच्छा, दूसरा है कि सेक्शन 166 एक्ट में 166 में ये कि जब केस दाखिल करते हैं तो उसमें ये लिया जाता है प्ली कि फला वाहन गाड़ी नंबर इतना का चालक तेज रफ्तार लापरवाही पूरा बिना हार्न बजाए लापरवाही पूरा आकर के मेरी गाड़ी में ठोकर मार दिया, चाहे पैदल हम जा रहे हैं उसको ठोकर मार दिया, या साइकिल से जा रहा था उसको ठोकर मार दिया, और उसके गलती के कारण से दुर्घटना हुई, उसमें उसके गंभीर रूप से आहत हुआ और उससे वो उसकी मृत्यु हो गई या वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अच्छा, तो उसमें 166 में नेग्लिजेंस की प्ली आपको लेना अनिवार्य है, क्योंकि प्रूव करना पड़ेगा कि जिस पर आरोप हम लगा रहे हैं आरोप को साबित करना पड़ेगा। इसीलिए आईपीसी के अंतर्गत सेक्शन 279 और 304 एक धारा बना है। 279 में कि किसी लापरवाही पूर्वक कोई ऐसा कार्य करना जिससे मानव को क्षति हो या किसी संपत्ति को क्षति हो। बिल्कुल। ठीक, मृत हो जाती तो 304 ए लगता है, गंभीर रूप से घायल हो गया तो 337 338 ऐड हो जाता है। अच्छा, यानी जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल से जा रहा है और उसको कोई वाहन टक्कर मारता है पीछे से या आगे से और मार के वो भाग जाता है, और वह व्यक्ति बाइक पर अकेले है, और गाड़ी का पता नहीं चलता, गाड़ी पता नहीं चला, कुछ दिन बाद FIR होता है, अज्ञात में FIR होता है। हाँ, अज्ञात में FIR होता है, बाद में अगर गाड़ी का पता चलता है, टेस्ट आउट होता है, जैसे भी टेस्ट आउट हो, टेस्ट आउट करने के तरीके अलग अलग कई तरह के हैं, तो टेस्ट आउट हो जाता है तो बाद में विवेचना के दौरान पुलिस उसको जो है गाड़ी को पकड़ती है, ड्राइवर को पकड़ता है। तो अपनी गाड़ी अगर मान लीजिए इंश्योर्ड है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव हो, अगर आपकी गाड़ी अपनी गाड़ी है, जिस गाड़ी से हम चला रहे हैं, अकेले बैठे हैं, हमारी गाड़ी एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, तब तो उस गाड़ी से पैसा भी नहीं पाएंगे। अच्छा, ठीक ना। थर्ड पार्टी में हम तो चालक ड्राइवर है ना, ड्राइवर अगर प्रीमियम ऑलरेडी उसमें पेड है तब तो ठीक है, समझ में आता है। अच्छा, तो कंपनी से डायरेक्ट क्लेम करेंगे आप, प्रीमियम पेड नहीं, केवल थर्ड पार्टी कराए हैं तो थर्ड पार्टी में आप पाएंगे नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी के अंडर ड्राइवर कंसीडर नहीं होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी अगर अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, गाड़ी ना, हाँ, लेकिन अगर फुल इंश्योरेंस कराए हैं तो अब तो सिस्टम इस समय कैसे आ गया कि 5 ईयर्स का इंश्योरेंस एक साथ कंपनी वाले कर देते हैं। ठीक ठीक। तो फर्स्ट ईयर में क्या आता है, कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस होता है, उसमें चालक का भी रिस्क कवर रहेगा, मालिक का भी रिस्क कवर रहेगा, थर्ड पार्टी का भी रिस्क कवर रहेगा, गाड़ी का भी डैमेज होगा तो भी क्लेम रहेगा। अच्छा, और उसके बाद अगला 3-4 साल जो कहा करते केवल थर्ड पार्टी कर देते हैं बीमा वाले। थर्ड पार्टी अगर फर्स्ट ईयर में एक्सीडेंट हो गया तो जो मालिक है, जो गाड़ी चला रहा है या बैठा है, तो उसका 15 लाख का इंश्योरेंस होता है। अगर फर्स्ट ईयर साल में एक्सीडेंट नहीं हुआ और केवल चौथा साल, 5वां साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, 5वां चला, उस बीच केवल थर्ड पार्टी बीमा है तो गाड़ी मालिक भी नहीं पाएगा। मान लीजिए कि इस तरह के मामलों में जहां गाड़ी का कोई फुल इंश्योरेंस नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस नहीं है और गाड़ी का पता भी नहीं चलता है, तो इस तरह के मामले तो हिट एंड रन केस में भी है। मेरे तो मोटर वाहन विभाग ऐसा कुछ ऐसा कि कुछ प्रोविज़न है उसमें तो कुछ पैसा पाने का। अच्छा 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 अच्छा, मतलब है उसमें वो फार्म होता है, उसमें बट अपने DM के थ्रू भी दिया जाता है, वहाँ दिया जाता है, जिलाधिकारी कहते हैं, तो उससे मिनिमम कंपनसेशन कुछ राहत के लिए दिया जाता है। तो वो केसेस बहुत कम लोग उसको कंडक्ट करते हैं।
अच्छा अच्छा। अच्छा, जो वाहनों के प्रकार की बात कही जाती है, हाँ, मोटर व्हीकल एक्ट में वाहनों के प्रकार का बड़ा महत्व है। हाँ, कि किस तरह का वाहन है और उस तरह के वाहन पर 3-4 प्रकार के हैं आपके, जैसे कैसा डीएल होना चाहिए, किस तरह से, तो क्या है जरा सा इसको हम बता रहे हैं। जैसे आप लाइट व्हीकल में हैं, एक मोटरसाइकिल का लाइसेंस, स्कूटी का लाइसेंस तो दोपहिया वाहन का अलग बनता है, ठीक। उसके बाद आ जाता है LMB लाइसेंस। LMB में 3 व्हीलर या 4 व्हीलर हो, ठीक है, LMB हो एक प्राइवेट वाहन चलाने का हो जाएगा, हल्का वाहन। और उसके बाद है मीडियम व्हीकल, चाहे पैसेंजर व्हीकल हो चाहे गुड्स व्हीकल हो। उसके बाद हैवी पैसेंजर व्हीकल या हैवी गुड्स व्हीकल हो, ठीक। अब हैवी गुड्स व्हीकल, हैवी पैसेंजर व्हीकल चलाने के लिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल, चूँकि ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं उससे हम, तो इसलिए लाइसेंस ट्रांसपोर्ट वाली बनती है। अच्छा अच्छा। और एक होता है मीडियम गुड्स व्हीकल है या मीडियम पैसेंजर व्हीकल है, उसका भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ही लाइसेंस बनेगा। अच्छा अच्छा, ठीक। अब आए LMB पर, लाइट मोटर व्हीकल एक्ट पे। तो लाइट मोटर व्हीकल एक्ट में जो आज लाइसेंस बनता है, उससे हल्के वाहन हम चला सकते हैं। हल्के वाहन जैसे प्राइवेट कार आपका है या प्राइवेट आपका जीप है, ठीक ना, आपका कोई या ट्रैक्टर आपका प्राइवेट है, प्राइवेट व्यक्तिगत काम के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें LMB लाइसेंस आपका काम करेगा। मान लीजिए कि अगर कोई दुर्घटना होती है और चालक के पास उस वाहन के अनुरूप अगर लाइसेंस नहीं है, तो जो प्रतिकर है, प्रतिकर भुगतान पर क्या असर पड़ेगा? होता क्या है, अगर मान लीजिए उसको कहते हैं ब्रीच ऑफ द पॉलिसी। बीमा का शर्त ये होता है, जब बीमा कंपनी बीमा करती तो शर्त ये होता है कि एथराइज लाइसेंस होल्डर द्वारा ही वाहन चलाया जाना चाहिए, किसी भी व्यक्ति द्वारा, बिल्कुल बिल्कुल, जिसका लाइसेंस वैलिड हो और एथराइज हो। और दूसरा ये है कि बीमा, अगर मान लीजिए आप लाइसेंस वैलिड नहीं उसका है, ठीक है, अच्छा अच्छा, तो शर्त का उल्लंघन हुआ, बीमा शर्त का उल्लंघन हुआ, तो इसकी लायबिलिटी वाहन स्वामी पर चली जाती है। अच्छा। तो और ये भी केसेज व्यवस्था भी के पीड़ित के लिए फेवर पक्ष में थोड़ा सा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रुख ये आया है कि वाहन स्वामी पर कर देंगे, वाहन स्वामी से पैसा प्रतिकर लेने में पीड़ित पक्ष को बड़ी संघर्ष करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था दे दिया है कि पे एंड रिकवर, कि मतलब बीमा कंपनी का डायरेक्शन होता है कि आप पहले पेमेंट कर दीजिए, जो पीड़ित व्यक्ति पैसा ले लें, और उस पैसे को आप वाहन स्वामी से रिकवर कर लीजिए, क्योंकि शर्त का उल्लंघन तो उसने किया है ना, पीड़ित तो किया नहीं है। तो पीड़ित व्यक्ति के फेवर में कर दिया व्यवस्था होता है पे रिकवर। कभी कभी कुछ ऐसे जजेज हैं, आता है कि डायरेक्ट वाहन स्वामी पर कर देते हैं, पे रिकवर भी नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, अभी वाहनों का जो प्रकार हमने आपसे जानकारी लिया है, एक डिलीवरी वैन भी जो है, डिलीवरी वैन भी जो है आपके हल्के वाहन में है। अच्छा, ये LMB में आता है? LMB में आएगा वो। अच्छा, तो डिलीवरी LMB में देखिए, पहले था व्यवस्था कि LMB में जैसे आपका माल ढोने वाला वाहन है आपका, या पैसेंजर ढोने वाला ऑटो है, तो पहले ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बनाना पड़ता था। अच्छा। लेकिन बाद में हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग दे दिया कि चूँकि लाइट व्हीकल है, चाहे माल ढोइए चाहे पैसेंजर ढोइए चाहे कुछ भी ढोइए, वो हल्के वाहन में है, तो LMB जो प्राइवेट लाइसेंस वो भी वहाँ काम करेगा। यानी डिलीवरी अगर वैन भी है, तो यहाँ LMB लाइसेंस चल जाएगा, यानी प्राइवेट लाइसेंस जो है प्राइवेट लाइसेंस वहाँ काम कर जाएगा, कमर्शियल की जो एक्ट में ऐसा कोई बहुत स्पष्ट नहीं लिखा है। अच्छा, ठीक ना, LMB खाली LMB लाइसेंस है, तो अब उसमें नहीं कहा कि LMB लाइसेंस है तो आप जो है LMB माल वाहन भी चला सकते, चलाओ नहीं किया, ये तो फाइंडिंग जजेस देते हैं कोर्ट में। अच्छा, दुर्घटना में जब कोई दुर्घटना होती है तो क्या जरूरी है कि उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाए कंपनसेशन लेने के लिए? आवश्यक नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवश्यक नहीं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना, लेकिन कि अगर प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं दर्ज कराते हैं तो आप अपने केस को प्रूफ कैसे करेंगे कि फला वाहन से एक एक्सीडेंट हुआ है? कुछ तो चाहिए ना। भले ही ने सूचना उनको प्रथम थाने में दर्ज कराए हैं, एक इन्फॉर्मेशन कहीं तो अथॉरिटी को देना चाहिए, चाहे पुलिस विभाग को, चाहे थाने पर एक जनरल सूचना ही दे दीजिए। आखिर कैसे कहें डायरेक्ट के कोर्ट में दाखिल कर देंगे फला गाड़ी के चालक के लापरवाही से दुर्घटना हो गई? अच्छा। डायरेक्ट कैसे कहेंगे? ओरल आपका कोई प्रूफ है? तो प्रूफ में ही कम से कम कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट अलग बातें कह दिया कि नेसेसरी नहीं है, लेकिन प्रूफ मतलब FIR का मतलब उसके करने के इंटेंशन ये है कि क्राइम नंबर होता है, मुकदमा अपराध संख्या इतना, इस तरह का FIR होना जरूरी नहीं है, लेकिन जनरल सूचना तो आप देंगे। बिल्कुल, कोई अपराध हो रहा है तो अपराध की सूचना किसी थाने पर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, SSP क्या दे दीजिए, CO क्या दे दीजिए, या पुलिस विभाग कोई अधिकारी को दे दीजिए, ठीक है, या प्रशासनिक अधिकारी क्या दे दीजिए। आखिर कैसे प्रूव करेंगे भाई घटना हुआ, मैंने ये एप्लीकेशन इस तरह का फला जगह मैं दिया था, इसमें लिखा घटना का विवरण दिया हुआ है,
बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो आपको केस को प्रूव करने के लिए ये एप्लीकेशन होना जरूरी है, चाहे प्रथम सूचना रिपोर्ट के दुरुपयोग हो, चाहे जनरल सूचना हो, यही हो। आगे कैसे प्रूव करेंगे? बिल्कुल, मतलब प्रथम सूचना रिपोर्ट की आवश्यकता इसलिए है कि जो दुर्घटना है वो उसको प्रूव करने के लिए प्रूव हो जाती है। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि अगर कोई वाहन संलिप्त है दुर्घटना में और आरोप पत्र अगर दाखिल होता है तभी माना जाएगा कि दुर्घटना प्रूफ है। मान लीजिए अगर पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाती है, फाइनल रिपोर्ट लगा दिया, ठीक है, कि साक्ष्य से मतलब विवेचना के दौरान जो है गवाहों का बयान लेने के आधार पर, घटनास्थल का निरीक्षण करने के आधार पर ये पाया गया कि इससे गाड़ी से कोई दुर्घटना नहीं हुई है, ठीक है, या गाड़ी चालक का, वाहन स्वामी का वाहन का पता नहीं चला, इस आधार पर लगा देते हैं। बिल्कुल, तो लगा देते हैं। तो लेकिन अभी तो फाइनल रिपोर्ट लगा दिया पुलिस वाले, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा ना। पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट जो लगाया वो गलत लगाया है, उसको आप चैलेंज करते हैं क्रिमिनल कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, ठीक है, क्योंकि वो वादी के ऊपर एक सम्मन आता है कि ये जो पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाया वो उसे स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं। अगर कंटेस्ट करना हो तो हम लिखते हैं, हम बयान देते हैं उसमें, नहीं इन्होंने फाइनल रिपोर्ट गलत लगाया है, मैंने वाहन का नंबर बताया था, पुलिस वाले ने लिखने नहीं दिया, उस आरोप हम पुलिस पे लगाते हैं। यानी उस दरमियान हम मोटर क्लेम दाखिल कर सकते हैं? कर सकते हैं, आप दावा दाखिल कर सकते हैं, लेकिन उसको विवरण देना पड़ेगा, आपको दावा पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मेरे फाइनल रिपोर्ट लग चुका है और मैंने प्रोटेस्ट एप्लीकेशन दाखिल, हाँ प्रोटेस्ट एप्लीकेशन दाखिल करेंगे उसमें कोर्ट में, मैं प्रोटेस्ट एप्लीकेशन कोर्ट में मेरा चल भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए कि इस समय जो प्रतिकर का आधार है, और एक चीज़ और उसमें है, अगर मान लीजिए आपके इसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दिया है, गाड़ी आप टेस्ट कर बताते फलाना नंबर गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, पुलिस ने नहीं किया, जानबूझ के फाइनल रिपोर्ट लगा दिया, तो फिर से विवेचना करने का आदेश कराने के लिए आप एप्लीकेशन जो कोर्ट में दे सकते हैं। जैसा कि मैंने कराया था, ऐसा फाइनल रिपोर्ट जो है गोला थाने से लग चुका था, बाद में हम गाड़ी के नंबर बताए, फला नंबर के गाड़ी से गाँव फला लोगों को जानकारी हुई कि इस गाड़ी से दुर्घटना हुई है, तो उसमें पूरा जांच के लिए मैंने दरखास्त दिया था गवाहों के एफिडेविट के साथ, ठीक है। हाँ, तो उसमें कोर्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया पुनः विवेचना करने का, तब पुनः विवेचना हुआ, उस पर चार्जशीट लगी, ड्राइवर का बेल हुआ। तो इस दरमियान जैसे मान लीजिए कि अब जो आप बता रहे हैं जो लिमिटेशन 6 महीने का वर्तमान में दावा दाखिल करने की एक्सीडेंट डेट ऑफ एक्सीडेंट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट से 6 महीने का अगर टाइम पीरियड है, 6 महीने का पीरियड है, 6 महीने से अगर एक दिन भी अधिक हो गया तो जनरली कोर्ट जो उसको नहीं कंसीडर करती। जैसे हमारे गोरखपुर में नहीं ले रहे हैं, एका दुक्का कहीं कहीं सुनते लोग कंसीडर कर ले रहे हैं, ले रहे हैं, तो बात तो इस दरमियान दावे पर असर पड़ेगा ना। मान लीजिए फाइनल रिपोर्ट आई तो उस दरमियान क्या आपका एडमिट नहीं करे, रिजेक्ट कर देंगे तो जाइए हाई कोर्ट लड़िए, और हाई कोर्ट को फाइंडिंग फेवर में आएगी तो दावा एडमिट हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, मतलब ये दिक्कत है, ये संघर्ष पीड़ित पक्ष के लिए दिक्कत पड़ गई है। लेकिन हमारे कुछ केरला हाई कोर्ट में और मतलब कुछ कोर्ट है जो इस तरह के पीड़ित पक्ष के कुछ फाइंडिंग दे रहे हैं, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट ने अपना कलम न रखा तब तक उसको तो कोई विशेष वैल्यू नहीं मानी जाएगी। तो जैसे इस प्रतिकार का जो आधार है उस व्यक्ति की जो जिम्मेदारी है, जो लाइबिलिटी, हाँ, प्रतिकार का आधार ये होता है कि जो व्यक्ति दुर्घटना में मृत पाया जाता है तो उसकी आय, उम्र, ठीक, और पारिवारिक आश्रितता के आधार पर देखी जाती है। अच्छा, अब रह गया जैसे उम्र के आधार पर है, तो उम्र के आधार पर जो एज जो है जिसे दिया है आपका जो है 1 से 15 साल तक का है तो उसका कुछ और, मैं 15 से 20 के बीच कुछ और है, बढ़ेगा थोड़ा, 20 से 18, 20 से 25 से कुछ और बढ़ेगा, उसके बाद घटता जाएगा। अच्छा, ये गुणक जो लगता है, गुणक लगता है। अच्छा, तो मैक्सिमम गुणक 18 का है, इससे ऊपर गुणक किसी का नहीं है। चाहे आदमी 70 साल जिंदा हो, चाहे 80 साल जिंदा हो, पाएगा 18 साल का ही कंपेंसेशन पाएगा वो मैक्सिमम। अच्छा अच्छा, मिनिमम 5 साल का है। अच्छा, इसमें पुरुष और महिलाओं में कंपनसेशन को लेकर के कोई विरोधाभास क्या इसमें है कि अगर महिला भी इनकम है सर्विस करती तो उसके आधार सैलरी के हिसाब से मिलेगा। अगर गृहिणी है तो भी उसका एक इनकम माना जाएगा। जैसे एक लेबर कमा रहा है तो उसी के वेजेस बराबर मान लिया जाएगा। अगर 300 रुपये एक लेबर को देते हैं तो गृहिणी का भी 300 से कम थोड़ा वैल्यू होगा। एक गृहिणी 24 घंटे आप परिवार के लिए संघर्ष करती है, जितने घंटे सोती उतने ही ले सोती, बाकी उसका 18 घंटे 17 घंटे 16 घंटे जो भी है वो परिवार के लिए काम करती, 24 घंटे काम करती है, जब तक जगी रहती तब तक उसका भी मूल्य होना चाहिए, उसका मूल्य होता है।
अब अगर परिवार में जिसकी पत्नी न हो उसे पूछिए कि क्या संघर्ष घर में होता है पत्नी के अभाव में, क्या है रोटी की कीमत, पता चल रोटी की कीमत कैसे बनता है, खाना कैसे क्या करना पड़ता है। इस नाते हमारे बहुपरे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसाइड किया गृहिणी के लिए 5,000 रुपया प्रति माना था। पहले बहुत पहले था। अब धीरे धीरे करके समय समय पर जो चेंजिंग होती रहती है। अच्छा अच्छा। अब तो अच्छा, जो इसमें जो निर्णय पारित किए जाते हैं, इस निर्णय का अनुपालन अगर नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में क्या फिर उपचार मिले होते हैं? निर्णय का अनुपालन अगर मान लीजिए वो नहीं करते हैं तो आप उसके रिकवरी के लिए जो है, ठीक है ना, एप्लीकेशन कोर्ट में देते हैं। अच्छा। जिसको इजरा कहते हैं। अच्छा, कोई पीड़ित अगर मान लीजिए निर्णय से संतुष्ट नहीं है, उसे लगता है कि जो कंपनसेशन कोर्ट ने अवार्ड किया है, अवार्ड किया कम है मेरे लिए, इसको ये कम है, तो क्या करना होगा? उसके लिए वो हाई कोर्ट में सफर करेगा। सेक्शन मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 173 में अपील हाई कोर्ट में वो कर सकता है। अच्छा, अपील में जाके कहेगा कि हमको जो है लोअर कोर्ट ने हमको कम से कम दिया है, हमारा लगभग इतना बनता है। अच्छा, मान लीजिए अगर जिसके ऊपर जिम्मेदारी है भुगतान करने की, मान लीजिए बीमा कंपनी या वाहन स्वामी, अगर उसे लगता है कि कंपनसेशन जो अवार्ड हुआ है वो विधि के अनुरूप नहीं है, विधि के अनुरूप नहीं है या ये अधिक है, फिर उसको क्या? हाँ, तो वो भी हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अच्छा, इस दरमियान जो है वो भुगतान रुका रहे, वो भी अपील, हाँ नहीं, वो भी अपील हाई कोर्ट में करेंगे। 173 में उनके भी अपील का राइट है। अच्छा। अपील 173 में ही होगा, चाहे आप क्लेमेंट जाए चाहे अपोजिट पार्टी जाए। मान लीजिए बीमा कंपनी या वाहन स्वामी अगर अपील में जाता है तो उस दरमियान जो ट्रिब्यूनल का जो जजमेंट है वो प्रभावी उस पर हाँ प्रभावी होगा, जब तक अगर हाई कोर्ट में अपील जो दाखिल की है बीमा कंपनी या वाहन स्वामी द्वारा, उसमें अगर स्टे ऑर्डर नहीं है तो आप यहाँ रिकवरी की कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि आरसी जारी हो जाएगी, अपोजिट पार्टी लाख चिल्लाएं, कोर्ट यही कहेगी, लोअर कोर्ट यही कहेगी आपने हाई कोर्ट का अगर स्थगन आदेश लाए हों तो मैं रोक दूँ रिकवरी। अच्छा, अगर नहीं है तो भाई तब मुझे तो करना पड़ेगा। तो कभी कभी ये होता है हाई कोर्ट में जो अपील बीमा कंपनी वाहन स्वामी दाखिल करते हैं तो कभी हाई कोर्ट के बेंच के ऊपर डिपेंड करता है कौन बेंच कैसी है। कुछ लोग कहते हैं 50% अमाउंट जमा कर दीजिए, कभी किसी बेंच ने कहता है कि फुल अमाउंट जमा कर दीजिए, इसका 50% पीड़ित पक्ष को मिल जाए और 50% एफडी रहेगा, और कुछ कहते हैं फुल पेमेंट उसको हो जाएगा, अपील चलती रहेगी। कोई व्यक्ति जब अपील पे जाएगा बीमा कंपनी या वाहन स्वामी, तो 25,000 रुपये जनरली हाई कोर्ट में जमा करते हैं तो अपील। और अगर पीड़ित जाता है तो उसको पैसा नहीं जमा करना पड़ेगा। और ये भी नई व्यवस्था गया संशोधन एक्ट जो आया 2019 में, उसमें लिखा 1 लाख रुपये तक अगर अवार्ड है तो उसकी अपील नहीं हो सकती है। जैसे अक्सर मैं अपने कार्यक्रम में सारे अधिवक्ताओं से ये मैं पूछता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में इस समय 25 सदस्य हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय 75 जिले हैं, और जब से एडवोकेट एक्ट बना तभी से लगातार 25 सदस्य चले आ रहे हैं। 25 सदस्य मिलके पूरे 75 जिले का जो है नियंत्रण उनके हाथ में है। तो पहला तो एक सवाल मेरा ये होता है कि प्रत्येक जिले से एक बार काउंसिल का सदस्य चुना जाए, और दूसरा इसी के साथ सवाल मेरा होता है कि जो नए अधिवक्ताओं का पंजीकरण है बड़ा भारी भरकम हो गया है, 20-25 हज़ार रुपये फीस आजकल हो गई है। तो नए अधिवक्ताओं का पंजीकरण मुफ्त हो या नॉमिनल फीस में हो, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या मेरा विचार यही है कि हर जिले में कम से कम एक जो है बार काउंसिल का सदस्य होना चाहिए। पंजीकरण की जो बात है एक्चुअली देखिए, हम लोग जब पंजीकरण कराए तो उस समय 600 रुपये में कुल कम हो जाता था। अच्छा, ये बताइए, अभी तक तो हम लोग सब बात किए हैं, आपके थोड़ा सा और जो है आपके अतीत पर थोड़ा सा और हम अगर वर्णन चाहें। ये बिल्कुल। तो जैसे मान लीजिए कि आपका शौक क्या था जो है बचपन में, जैसे फिल्म देखना, खेल खेलना, फिल्म तो गाना गाना, स्टूडेंट लाइफ, साहित्य की रुचि क्या? हम लोग फिल्म तो स्टूडेंट लाइफ में जब गोरखपुर में आए थे हम लोग बहुत पिक्चर देखते थे। अच्छा, सिनेमा तो हम लोग को देखते उस समय। अरे उस समय स्टूडेंट लाइफ में जानते हैं निश्चित सबसे अच्छा जीवन वही होता है। अच्छा, जब तक आप गार्जियन नहीं बने हैं, आपके ऊपर भार नहीं कोई है, तो बहुत खुशहाल जीवन होता है विद्यार्थी जीवन। तो फिल्म देखते थे, विद्यार्थी जीवन खुशहाल होता है। हम 2 रुपये पाएंगे उसमें भी खुश रहेंगे, 2000 पाएंगे तभी खुश रहेंगे, ठीक ना। उसमें अपने लिविंग स्टैंडर्ड, अपने आर्थिक स्थिति के हिसाब से हर आदमी अपने से फिट रहता है। अच्छा, साहित्यिक गतिविधियों में भी आपकी रुचि रही है? साहित्य के प्रति भी? साहित्य के प्रति कोई खास रुचि नहीं थी हमारी, ज़्यादा रुचि हम लोग को साइंस में था। अच्छा जो है। अच्छा, ये बताइए कि चलते चलते एक सवाल, आखिरी सवाल, कि जो नए लड़के विधि क्षेत्र में आना चाहते हैं
उनके लिए कितना बेहतर भविष्य है? नए लड़कों के लिए यह है कि अभी इस समय हमारे ख्याल से कुछ ऐसे भी लड़के इस समय ज़माने में आ रहे हैं जो सहनशीलता उनके अंदर नहीं है। मेरे विचार से तो ये है कि कुछ गैदरिंग को रोकने के लिए ये कोई एक परीक्षा हो तब रजिस्ट्रेशन हो तो ठीक रहेगा। बिल्कुल और उनके लिए परीक्षा कंपल्सरी कर दिया जाए कि एक सीनियर के अंडर में 5 साल या 3 साल तक कम से कम आपको जो है और पहले बीच में बार काउंसिल लागू किया था 3 साल तक के सीनियर के अंडर में आपको जो है बिल्कुल करना हो, एक सर्टिफिकेट दे देंगे तब आपका रजिस्ट्रेशन फाइनल माना जाएगा। नहीं है, ये परीक्षा से क्या है, परिपक्वता आती है ना परीक्षा और से। क्या, बिल्कुल है। ये तो साहित्यकारों ने लिखा है, इसमें आया है कि यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। दुख है प्रश्न कठोर देखकर होती बुद्धि विकल है, किंतु स्वात्मबल विज्ञ सत्पुरुष ठीक उलट अटकल से हल करते हैं प्रश्न सहज में अपने मेधाबल से। तो परीक्षा तो हमें परिपक्व बनाती है निश्चित रूप से। चलिए, बहुत अच्छी बात हुई हमारी। तो दर्शकों, आपने देखा कि लाल बहादुर मल जी ने बेहतर तरीके से अपने जीवन वृत्त पर भी बात किया और वकालत पेशे और विधि के सिद्धांतों पर बेहतर तरीके से जानकारी दिया। निश्चित रूप से आपको ये कार्यक्रम पसंद आएगा। मल जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया और हमसे बेहतर बातें किया, हमारे दर्शकों को अच्छी अच्छी बातें आपने बताया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवती हेषि कंठ कुटुंबे भूर कुटुंबे भूर कदे जय जय